आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में जिसका नाम है मैथ बाय चंदन शर्मा। आज का जो पेपर है वो है आरआरसी ग्रुप डी का, जो कि 26 अगस्त 2022 को ये पेपर हुआ था। सेकेंड शिफ्ट का ये पेपर है। इसमें क्वांट के जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सारे क्वेश्चन हम एक एक करके डिस्कस करेंगे, जो कि आपके आने वाले आरआरबी एनटीपीसी और ग्रुप डी दोनों एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें, इससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। इसको आप एक तरह से प्रैक्टिस के तौर पे सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले आप क्वेश्चन को पॉज करें, उसके बाद से आप खुद से सॉल्व करने की कोशिश करें, फिर उसके बाद से मेरा सॉल्यूशन देखें। तो चलिए बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है, यदि ए एक न्यून कोण है और टेन स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए 11 के बराबर है, तो आपसे पूछ रहा है कि कॉट ए का मान कितना होगा। तो देखिए, हमने एक आइडेंटिटी पढ़ी है कि 1 + tan स्क्वायर थीटा होता है सेक स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। ये दोनों तरफ एक जोड़ दीजिए, तो अगर एक इधर जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 1 + tan स्क्वायर ए, और ये इधर क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। तो उसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, तो ये हो सकता है सेक स्क्वायर ए और प्लस सेक ए, और ये इधर क्या हो जाएगा तो 12 हो जाएगा, क्योंकि दोनों साइड एक हमने जोड़ दिया है। अब इस 12 को अगर इधर लेके आएंगे तो एक द्विघात समीकरण बन जाएगा। तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर ए प्लस सेक ए माइनस 12 बराबर किसका हो जाएगा 0 के। अब द्विघात समीकरण सॉल्व करने की ट्रिक मैंने इस चैनल पे अपलोड कर दी है। अगर आपको द्विघात समीकरण सॉल्व करने नहीं आता है तो आप उस वीडियो को जाके चेक कर सकते हैं। आप उससे बहुत कम समय में द्विघात समीकरण के सॉल्यूशन तक पहुंच सकते हैं। एक्स की जो वैल्यू होती है उसका मान आसानी से आप निकाल सकते हैं। तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट करूँगा। सबसे पहले क्या करेंगे, इस 12 का 1 में गुणा करेंगे, तो 12 में 1 का गुणा करेंगे तो 12 हो जाएगा, माइनस भी साथ में लेंगे। अब इसको दो हिस्सों में बांटना है कि जोड़ने और घटाने पे इस b के कोफिशिएंट के बराबर आ जाए। तो 1 है तो इसको मैं लिख सकता हूँ 4 × 3 लिख सकता हूँ। चूँकि माइनस है तो 3 को माइनस करेंगे, क्योंकि यहाँ पे सेक ए का जो कोफिशिएंट है वो प्लस में है, तो इसको लिख सकता हूँ 4 और -3। अब चूंकि ये बराबर की इधर है, जब बराबर को उधर जाएगा तो ये माइनस में हो जाएगा, तो ये -4 हो जाएगा, -3 है तो ये +3 हो जाएगा। और लास्ट स्टेप क्या कर सकते हैं कि जो ये सेक स्क्वायर ए का कोफिशिएंट 1 होगा उससे भाग देंगे। तो अगर दोनों में 1 से भाग करेंगे तो अंतर नहीं आएगा इनकी वैल्यू में, तो यहाँ से सेक ए की वैल्यू निकल के आ जाएगी -4 और +3 निकल के आ जाएगी। आगे आपको क्वेश्चन में दिया भी है कि ए जो है वो न्यून कोण है, तो यहाँ पे हम माइनस वाली वैल्यू छोड़ देंगे। तो यहाँ से सेक जो ए है वो क्या निकल के आ जाएगा, तो उसकी वैल्यू 3 निकल के आ जाएगी। और जैसे ही सेक ए की वैल्यू 3 निकल के आ जाएगी, आप त्रिभुज बना लीजिए। सेक जो होता है कर्ण बटा आधार का अनुपात होता है, तो ये अगर 3 है तो ये 1 हो जाएगा। तो यहाँ से लंब कितना निकल के आ जाएगा, तो 3 का स्क्वायर 9, 1 घटाएंगे 8, 8 को रूट में हम लिख सकते हैं 2√2 लिख सकते हैं हम। आपसे पूछ रहा है कॉट ए की वैल्यू। कॉट ए होता है आधार और लंब का अनुपात होता है। तो देखिए यहाँ से आधार निकल के आ गया है 1, लंब कितना निकला है 2 कड़ी में 2 निकला है, तो ये इसकी वैल्यू हो जाएगी, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में दिया हुआ है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है, यदि 4 + 4 के घाते n + 5 बराबर 260 है, तो 5 के घाते n + 3 का मान कितना होगा, ये आपको बताना है। तो देखिए इधर जो 4 है उसको बराबर के इधर लेके चले जाएंगे, तो 260 में से 4 घट जाएगा तो 256 हो जाएगा। और 256 हमें पता है किसका स्क्वायर होता है, तो ये होता है 16 का स्क्वायर होता है। अब इस 16 को क्या लिख सकता हूँ मैं, 4 का स्क्वायर लिख सकता हूँ, इसके पावर स्क्वायर है तो इसको ऐसे लिख सकता हूँ। ये ब्रैकेट जब हटेगा तो इन दोनों का गुणा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4 के घाते 4 हो जाएगा। और इधर पहले से है 4 के घाते n + 5, और इधर आ गया 4 के घाते 4। दोनों से कंपेयर कर देंगे तो घात घात के बराबर हो जाएगा, तो n + 5 इसकी वैल्यू 4 के बराबर हो जाएगी। यहाँ से n की वैल्यू निकल के आ जाएगी -1। आपसे पूछ रहा है 5 के घाते n + 3 की वैल्यू रख देंगे, तो 5 के घाते n की जगह पर -1 + 3 जोड़ेंगे तो ये 2 हो जाएगा। अब 5 के घाते 2 का मान होता है 25, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में दिया है, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि राम की वर्तमान आयु भीम की आयु से 6 वर्ष कम है। 3 वर्ष बाद भीम की जो आयु है वो राम की आयु की दोगुनी हो जाती है। तो अगर ये भीम को बी लिखता हूँ, राम को आर लिखता हूँ, तो 3 वर्ष बाद इनकी जो आयु है तो भीम क्या हो जाता है, राम का दोगुना हो जाता है, यानी 2:1 हो जाता है। तो मैं बता चुका हूँ आयु संबंधी प्रश्नों में कि जो दोनों के बीच आयु का अंतर होता है वो उम्र बढ़ने के साथ समान ही रहता है, उसमें कोई अंतर नहीं आता है। तो यहाँ पे जो डिफरेंस है वो कितने का है, 1 का है। इसी 1 की वैल्यू आपको क्वेश्चन में दिया कितना है कि 6 वर्ष कम है, 6 दिया है। तो जैसे ही 1 की वैल्यू 6 निकल के आ जाएगी तो राम की आयु कितनी हो जाएगी, 6 वर्ष हो जाएगी।
3 वर्ष बाद राम की आयु 6 वर्ष हो जाएगी। और आपसे पूछ रहा है कि राम की आयु यानी वर्तमान आयु पूछ रहा है, तो 3 वर्ष बाद अगर ये 6 साल का है तो 3 वर्ष पहले कितने साल का रहा होगा? 3 वर्ष का, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में दिया हुआ है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि 27 और n का लघुत्तम समापवर्त 54 है और महत्तम समापवर्तक HCF 9 है तो n का मान कितना होगा? तो देखिए, इसके लिए जो बेसिक फार्मूला होता है वो होता है LCM इंटू HCF, ये बराबर होता है पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या के बराबर होता है। तो बस इस फार्मूले पर रख देंगे। तो LCM 54 दिया है, HCF कितना दिया है? 9 दिया है, पहली संख्या 27 दी है, दूसरी संख्या n, इसका मान पूछ रहा है। तो सॉल्व कर देंगे तो 27 दूना के 54 हो जाएगा, 9 में 2 का गुणा करेंगे तो n की वैल्यू यहाँ से क्या निकल के आ जाएगी? 18 निकल के आ जाएगी। आप इसको ऑप्शन से भी कर सकते थे कि 27 और n का लघुत्तम समापवर्त 54 है, यानी कि जो n की वैल्यू होगी वो 54 को डिवाइड करनी चाहिए। तो ऑप्शन में चेक कर लेते हैं। तो देखिए 24 54 को विभाजित नहीं करेगा तो ये ऑप्शन नहीं होगा। इसी तरीके से 36 भी 54 को विभाजित नहीं करेगा तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। 54 और 18 ये दोनों 54 को विभाजित कर सकते हैं, तो ये दोनों ऑप्शन हो सकते हैं। लेकिन आपको क्वेश्चन में एक और हिंट दिया है कि HCF 9 होना चाहिए। अगर हम पहले वाले ऑप्शन 54 को लेते हैं तो 27 और 54 का HCF 27 हो जाएगा, क्योंकि 54 में 27 और 2 है, तो यहाँ से HCF 9 इसको फॉलो नहीं करेगा पहला वाला ऑप्शन, तो ये भी नहीं होगा। तो एक ही ऑप्शन बचा, तो ये इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आप दोनों में से किसी भी तरीके से आप कर सकते थे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 275 मूल्य की एक वस्तु को 5% की छूट पर बेचा जाता है, फिर भी विक्रेता को 4.5% का लाभ होता है। उसने इसके लिए कितना भुगतान किया, ये आपसे पूछ रहा है। तो मैं बता चुका हूं कि अंकित मूल्य और क्रय मूल्य के बीच जो अनुपात होता है वो बराबर होता है 100 प्लस जितने का प्रॉफिट हुआ है डिवाइडेड बाई 100 माइनस जितने का आपने डिस्काउंट दिया है। तो देखिए प्रॉफिट कितने का हो रहा है? तो ये हो रहा है 4.5% का, तो इसमें क्या कर देंगे? 4.5% जोड़ देंगे, डिवाइडेड बाई डिस्काउंट कितने का दे रहा है? तो 5% का, तो 100 में से क्या करेंगे हम? 5% घटा देंगे। तो ये क्या अनुपात निकल के आ जाएगा? तो ये हो जाएगा 104.5 हो जाएगा, और नीचे क्या हो जाएगा? 95 हो जाएगा। इसको और सिंप्लीफाई कर लें तो 19 से कट करेंगे तो 19 पच्चे 95 हो जाएगा। 19 पच्चे 95, 5 और 9 95, 19 पच्चे 95 हो जाएगा। यानी और इसको सिंप्लीफाई कर लें तो ये हो जाएगा 1.1। तो यहाँ से MP और CP इनके रेशियो का अनुपात निकल के आ गया 11/10। आपको क्वेश्चन में 11 की वैल्यू दिया है कितना? तो 275 दिया है। कितने गुना है? तो बस हम क्या करेंगे? 11 से भाग कर देंगे। तो 11 दुना के 22, 5 55, 11 पचे 55, यानी 25 गुना है। और आपसे पूछ रहा है कितना भुगतान किया, यानी CP की वैल्यू पूछ रहा है, यानी 10 यूनिट का मान आपसे पूछ रहा है। तो जैसे ही 1 यूनिट का मान 25 निकल के आ गया, 10 यूनिट का मान कितना निकल के आ जाएगा? 25 गुणे 10 यानी 250 इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में दिया हुआ है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है यदि 2x प्लस 7y अनुपाते 4x माइनस 3y समानुपाते 8:3 है तो आपसे पूछा कि x अनुपाते y कितना होगा। तो देखिए इसको करने का जो आसान तरीका है, पहले इस क्वेश्चन को मैं लिख लेता हूं। तो ये है 2x प्लस 7y डिवाइडेड बाई 4x माइनस 3y, ये बराबर किसके है? तो ये 8/3 के। तो अब यहाँ से डायरेक्ट वैल्यू लिखेंगे। तो देखिए इस 3 का इस 2x में गुणा करेंगे तो 6x होगा, और इस 4x का इस 8 में गुणा करेंगे तो 32 होगा। तो 32 में से 6 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 26x हो जाएगा। ये बराबर किसका हो जाएगा? तो 3 में 7y का गुणा करेंगे तो 7 या 21 हो जाएगा, और 8 में 3y का गुणा करेंगे तो 8 या 24 माइनस में हो जाएगा। तो 24 में 21 जुड़ जाएगा, तो 21 और 24 कितना हो जाएगा? 45 हो जाएगा। तो यहाँ से x और y का जो अनुपात निकल के आ जाएगा वो निकल के आ जाएगा 45/26 हो जाएगा। और यही आपसे पूछ रहा था, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में दिया हुआ है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वह द्विघात समीकरण ज्ञात कीजिए जिसके मूल द्विघात समीकरण 2x² प्लस 4x माइनस 1 बराबर 0 के मूलों के गुणनफल और योग के बराबर है। तो मैं बता चुका हूं कि द्विघात समीकरणों के मूल अगर मान लीजिए अल्फा और बीटा हैं तो अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a होता है, और अल्फा इंटू बीटा यानी कि मूलों का गुणनफल होता है c/a। और ये ABC क्या है? तो मान लीजिए अगर द्विघात समीकरण है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 है, तो यहाँ से a b और c को आप देख सकते हैं। तो मूलों का योगफल कितना निकल के आ जाएगा? तो यहाँ से करेंगे तो -b की जगह पे क्या है? 4 है, तो -4/2 हो जाएगा।
और मूलों का गुणनफल कितना निकल के आ जाएगा, तो C/A, तो यानी कि -1/2 निकल के आ जाएगा। तो आगे करा है कि जो नया द्विघात समीकरण है जिसको आपको पूछ रहा है वो क्या है, जो उसका मूल है एक तो गुणनफल का और एक योगफल के बराबर है। यहाँ से ये वाला पहला मूल हो जाएगा और ये वाला दूसरा मूल हो जाएगा। इसको सिंप्लीफाई कर लें तो ये -2 हो जाएगा। तो जब भी दो मूल ज्ञात हो तो द्विघात समीकरण निकालने के लिए फॉर्मूला होता है x² माइनस मूलों का योगफल। तो मूलों का योगफल कितना आ जाएगा, -2 -1/2 हो जाएगा इंटू x, और प्लस होता है मूलों का गुणनफल, तो -2 गुणे -1/2 बराबर किसके हो जाएगा, 0 के। बस इसको सॉल्व कर देंगे तो ये हो जाएगा x² माइनस ये कितना हो जाएगा, 2 दूना के 4 और 1 5 हो जाएगा, और माइनस माइनस गुणा करेंगे तो प्लस हो जाएगा, यानी कि 5x/2 हो जाएगा। और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, 1 हो जाएगा, बराबर किसके हो जाएगा, 0 के। इस 2 का गुणा कर दीजिए तो 2x² प्लस 5x और प्लस 2 बराबर 0। ये क्या हो जाएगा, द्विघात समीकरण हो जाएगा, जिसको आपको क्वेश्चन में पूछ रहा था, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में दिया हुआ है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि x² माइनस 2x प्लस 3 बराबर 0 1 है। अभी कुछ देर पहले मैं लिखा था द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के फॉर्म में हो तो उसको द्विघात समीकरण कहते हैं। उसमें कंडीशन क्या होती है कि a की जो वैल्यू है वो 0 के बराबर नहीं होनी चाहिए। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, द्विघात समीकरण हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि किसी संख्या का 1/3 स्वयं उस संख्या से 4 कम है तो वह संख्या ज्ञात करिए। तो इसको करने का जो बढ़िया तरीका है वो है कि ऑप्शन, आप ऑप्शन से चेक करें। तो अगर पहले वाले को मैं पकड़ लेता हूं तो 4 ये है, इसका 1/3 करेंगे तो ये दशमलव में आएगा, तो ये पहला वाला ऑप्शन नहीं होगा। 5 भी आपको 1/3 करेंगे तो ये भी दशमलव में आएगा, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। अगर 3 को करें तो इसका 1/3 करेंगे 3 का तो 1 होगा, और 3 से अगर हम चेक करें तो 1 कितना कम है, तो 2 कम है, जबकि क्वेश्चन में आपको कह रहा है 4 कम है, तो ये भी नहीं ऑप्शन होगा। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। क्योंकि अगर आप 6 को करेंगे तो 6 का 1/3 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और 6 से 2 कितना कम है, तो 4 कम है, जो कि क्वेश्चन को क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। तो ये इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि एक समलंबाकार क्षेत्र PQRS, जिसमें PQ जो है RS के समांतर है, PQ की लंबाई 12 मीटर दिया है, RS की लंबाई 22 मीटर दिया है, PQ और RS के बीच की जो दूरी दिया है वो 14 मीटर दिया है। तो कह रहा है दो फसलों को बराबर क्षेत्रफल में बोया जाता है, तो प्रत्येक के लिए उपलब्ध क्षेत्र ज्ञात करिए। यानी आपसे ये क्वेश्चन क्या कर रहा है कि आप समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकाल लीजिए, और जितना भी क्षेत्रफल आएगा उसमें 2 से भाग करके आप बताइए कितना होगा। डायरेक्ट यही पूछ रहा है। तो हमें पता है कि समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 समांतर भुजाओं का योग गुणे ऊंचाई। तो समांतर भुजाएं आपको दे दिया है कितना, तो 12 और 22 दिया है, तो 12 और प्लस 22 हो जाएगा, इंटू ऊंचाई कितना दिया है, तो वो दिया है 14, तो इंटू कितना हो जाएगा 14। तो इसको सॉल्व कर लेंगे तो 2 से कट करेंगे तो ये 7 बढ़ जाएगा, 22 में 14 जोड़ेंगे तो 22 और 2 24 और 10 34 हो जाएगा, 34 में 7 का गुणा करेंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, टोटल क्षेत्रफल निकल के आ जाएगा। लेकिन आपको कह रहा है कि 2 बराबर भागों में बांटना है, तो प्रत्येक भाग का पूछ रहा है, तो बस इसमें क्या करिए, 2 से भाग कर दीजिए। तो 2 से भाग करेंगे तो 17 दूना के 34, और 17 में 7 का गुणा करेंगे तो 17 सते 119 मीटर स्क्वायर आंसर निकल के आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में दिया हुआ है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि 9375 की राशि को अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर गणना की गई 8% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर पर निवेश किया जाता है, तो 1 वर्ष बाद प्राप्त जो राशि होगी वो आपसे पूछ रहा है। ठीक है, तो 8% जो रेट है वो 8% वार्षिक है, तो छमाही अगर करेंगे तो कितना हो जाएगा रेट, तो 4% हो जाएगा, क्योंकि 2 से भाग करना पड़ेगा छमाही करने के लिए। तो यहाँ से जो नया रेट निकल के आ गया वो 4%। अब देखिए राशि क्या है, तो 9375 राशि है, तो 1 वर्ष में 2 छमाही होंगे, यानी कि 2 बार चलेगा ये। तो पहले 4% निकालेंगे, फिर दूसरी बार 4% निकालेंगे। तो देखिए 4% की वैल्यू क्या होती है, फ्रैक्शन वैल्यू, तो ये होती है 1/25 होती है। तो बस क्या करेंगे, यहाँ से 9375 इसका 4% मतलब 1/25 निकाल देंगे। तो 1/25 निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, तो ये भाग दे देंगे, तो 25 से 75 हो जाएगा, 75 5 1 18 हो जाएगा, 187, तो 25 सते 175 हो जाएगा। तो 75 और 2 12 और 125, तो 25 बचे 125 हो जाएगा, यानी यहाँ से इसकी वैल्यू निकल के आ गई 375। तो इसी तरह दूसरे जो छमाही में है वो भी 375 निकल के आ गई। अभी जो पहले छमाही वाला था वो दूसरे छमाही के लिए मूलधन का काम करेगा, इस पर भी 1/25 लगेगा। तो इसका 1/25 निकालेंगे तो 25 कम 25 हो जाएगा, और 5 7 5 12 125 हो जाएगा,
और 25 बचे 125 हो जाएगा। तो यहाँ से चक्रवृद्धि ब्याज निकल के आ गया, तो 375, 375 और 15, ये चक्रवृद्धि ब्याज निकल के आ गया। आपसे पूछ रहा है कि प्राप्त होने वाली राशि 1 वर्ष बाद। देखिए टोटल राशि स्टार्टिंग में थी 3775, 375 और 375 दोनों को जोड़ेंगे तो 3 दूना के 6, 75 दूना के 150, यानी कि 750, और 750 में 15 जोड़ेंगे तो 760, 765, यानी इसमें बस क्या करेंगे 765 जोड़ देंगे। तो जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 5 10, 1 7 6 13 14, 4 1 7 3 10 11 1 और 9 1 10, 10,140 रुपये प्राप्त होगा, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में दिया हुआ है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक चोर ने एक पुलिसकर्मी को 150 मीटर की दूरी से देखा। तो मान लीजिए ये पुलिस है और ये चोर है। चोर को टी लिखता हूँ और पुलिस को पी लिखता हूँ। तो कितनी मीटर पे देखा, तो 150 मीटर की दूरी पे ये देखता है। अब कह रहा है चोर ने तुरंत 13 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से भागना शुरू किया। तो चोर इधर क्या कर रहा है, 13 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से भागना शुरू कर रहा है। और जो पुलिस है उसको पकड़ने के लिए कितने किलोमीटर, तो 14 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चोर की तरफ पुलिस भाग रहा है। आगे कह रहा है कि 6 मिनट तक भागने के बाद उनके बीच की दूरी कितनी होगी। तो देखिए दोनों एक ही दिशा में दौड़ रहे हैं, तो इनकी जो नेट स्पीड हो जाएगी वो इन दोनों की स्पीड के अंतर के बराबर आ जाएगी। तो 14 और 13 का अंतर हम निकालेंगे तो 1 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा नेट स्पीड। इसको मीटर प्रति सेकंड में बदलेंगे तो 5/18 से हम गुणा कर देंगे। तो अब ये उसकी नेट स्पीड निकल के आ गई। तो 6 मिनट में पूछ रहा है कितनी दूरी तय करेंगे। तो 6 मिनट को अगर सेकंड में बदलेंगे तो 60 से क्या करेंगे, हम गुणा कर देंगे। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो 6 3 18 हो जाएगा, 3 दूना के 6 20 हो जाएगा, 20 में 5 का गुणा करेंगे तो 20 बचे 100 मीटर, यानी 6 मिनट बाद वो 100 मीटर की दूरी तय करेंगे। और पूछ आपसे क्वेश्चन में रहा है कि उनके बीच की दूरी कितनी होगी 6 मिनट बाद। तो टोटल दूरी 150 मीटर है, 6 मिनट में 100 मीटर दूरी तय कर लिया है, तो बची दूरी इनके बीच की कितनी हो जाएगी, तो 150 में से 100 घटाएंगे तो 50 मीटर आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में दिया हुआ है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है मोहन की आय रोहन की आय की 150% है और सोहन की जो आय है वो रोहन की आयु की 250% है। यदि इन तीनों व्यक्तियों की आय का योग आपको 60 वर्ष दिया है तो पूछ रहा है कि रोहन की आयु कितनी होगी। तो देखिए मैं मान लेता हूं कि रोहन की जो आय है वो कितनी है, 100 है। तो यहाँ से मोहन की आयु कितनी हो जाएगी, तो इसकी 150% यानी 150 हो जाएगी। आगे क्वेश्चन में दिया है कि सोहन की जो आय है वो रोहन की आयु की 250% है। तो यहाँ से सोहन की आयु कितनी निकल के आ जाएगी, तो 250 निकल के आ जाएगी। यहाँ से रोहन, मोहन और सोहन की आयु का हम अनुपात निकाल लेते हैं। तो अनुपात क्या निकल के आ जाएगा, तो देखिए 50 से कट कर देते हैं तो ये 2 बढ़ जाएगा, ये 3 बढ़ जाएगा और ये 5 बढ़ जाएगा, यानी अनुपात क्या निकल के आ जाएगा, 2:3:5 निकल के आ जाएगा। अगर इन तीनों का हम सम करते हैं तो 5 3 8 और 2 10, इसे 10 की वैल्यू आपको क्वेश्चन में दिया कितना है, तो 60 वर्ष है। तो यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू निकाल देंगे तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी। आपसे क्वेश्चन पूछ क्या है कि रोहन क्या है, तो रोहन क्या हमने माना कितना है, तो रोहन क्या हमने माना है 2, तो 2 की वैल्यू आपसे पूछ रहा है। तो अगर 1 की वैल्यू 6 है तो 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6 दूना के 12 वर्ष हो जाएगी, जो कि ऑप्शन नंबर किस में दिया है, 4 में दिया है। ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि किसी विशेष आंकड़ा समुच्चय की माध्यक और बहुलक क्रमशः 12 और 15 हैं तो आनुभाविक संबंध का उपयोग करते हुए उसी आंकड़ा समुच्चय के माध्य का मान ज्ञात करिए। तो देखिए हमने एक फार्मूला पढ़ा है कि बहुलक बराबर 3 गुणे माध्यिका माइनस 2 गुणे माध्य होता है। तो बस इसमें वैल्यू हम रख देंगे। तो बहुलक दिया है 15 तो 15 रख देंगे, 3 गुणे माध्यिका कितना दिया है, तो 12 दिया है तो 12 रख देंगे। और आपसे माध्य पूछ रहा है तो माध्य को अगर x मानता हूँ तो इस x की वैल्यू निकालनी है। तो देखिए यहाँ से 2x जो निकल के आ जाएगा वो निकल के आ जाएगा 12 3 36, और 36 में से 15 अगर हम घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, ये 21 हो जाएगा। x की वैल्यू पूछ रहा है तो 21 में 2 से भाग कर देंगे, 21 में 2 से भाग करेंगे तो आंसर क्या निकल के आ जाएगा, 10.5, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में दिया हुआ है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 0.432 32 के ऊपर बार है को p/q के रूप में व्यक्त कीजिए, जहां p और q पूर्णांक हैं और q की वैल्यू 0 के बराबर नहीं होनी चाहिए। मैं बता चुका हूं कि यदि किसी संख्या के ऊपर बार हो और उसको p/q के फॉर्म में लिखनी हो तो सबसे पहले आप पूरी संख्या लिखें, उसके बाद से जिन संख्याओं के ऊपर बार नहीं है उसको घटा दे। तो 4 के ऊपर बार नहीं है तो घटा देंगे 4, और नीचे क्या रखेंगे कि जिन संख्याओं के ऊपर बार है उतनी बार 9 और जिनके ऊपर बार नहीं है उतनी बार 0 कर देंगे। तो यहाँ से ये वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी, तो 32 में से 4 घटाएंगे तो 28 हो जाएगा, तो 428, और नीचे क्या हो जाएगा 990 हो जाएगा।
इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 से कट करेंगे तो 2 दूने के 4 हो जाएगा, 1 और ये 4 हो जाएगा। नीचे क्या हो जाएगा, 2 चौको 8, 1 19, 9 18, 1 10, 2 पचे 10, यानी 214/495। 214/495 ऑप्शन नंबर 2 में दिया है, ये इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि 5 × 7 माइनस ब्रैकेट में 23 माइनस अगले ब्रैकेट में 35 माइनस ब्रैकेट में 20 माइनस एक्स है, बराबर आपको 42 दिया है, तो पूछ रहा है कि एक्स का मान कितना होगा। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ से इस माइनस का जब अंदर गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा -20 और यहाँ से कितना हो जाएगा, ये प्लस एक्स हो जाएगा। 35 में से अगर हम 20 घटाएंगे तो ये हो जाएगा 15 और प्लस एक्स अंदर हो जाएगा। फिर इस माइनस का अगर हम गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा -15 और ये माइनस एक्स हो जाएगा। 23 में से 15 अगर हम घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 5 3 8 हो जाएगा। तो यहाँ से 8 माइनस एक्स बचेगा। अब ये माइनस है, इस माइनस का फिर अंदर गुणा हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, जैसे ही 8 माइनस एक्स में माइनस का गुणा करेंगे तो ये -8 हो जाएगा और प्लस एक्स हो जाएगा। और इसको क्या करना है, 7 में 5 का गुणा करना है तो 35 हो जाएगा। इस 35 में से इसको घटा देना है। तो देखिए 35 में से 8 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 27। 27 प्लस एक्स, इसकी वैल्यू किसके बराबर होनी चाहिए, तो 42 के क्वेश्चन में दिया है। यहाँ से एक्स का मान हम निकाल देंगे तो 42 में से 27 घटाएंगे तो आंसर कितना हो जाएगा, 12 में से 7 जाएगा 5, 3 में से 2 जाएगा 1, यानी एक्स का मान 15 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में दिया हुआ है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि x - 1/x बराबर 8 है तो x³ - 1/x³ का मान कितना होगा। तो इसके लिए मैं डायरेक्ट फार्मूला बता चुका हूँ कि जो भी यहाँ पे वैल्यू होगी, अगर मान लीजिए x - 1/x बराबर a है और आपसे पूछ रहा है कि x³ - 1/x³ इसकी वैल्यू पूछ रहा है, तो बस इस a का क्यूब कर दीजिए और प्लस 3 × a कर दीजिए। बस ये क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो रख दीजिए। तो a की जगह पे क्या है क्वेश्चन में, तो 8 है। तो 8 का क्यूब कितना होता है, 512 होता है। प्लस 8 में 3 का गुणा करेंगे तो 24 हो जाएगा। 12 में 24 जोड़ेंगे तो आंसर कितना हो जाएगा, 536 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में दिया हुआ है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त और महत्तम समापवर्त HCF का जो अनुपात है वो 3:1 है और उन संख्याओं का जो गुणनफल है वो 432 है। लघुत्तम समापवर्त और महत्तम समापवर्त का मान क्रमशः कितना होगा। तो देखिए इस क्वेश्चन को करने का जो बेसिक तरीका है वो मैं फार्मूला पहले बता चुका हूँ कि दो संख्याओं का ल सप्पा गुणे म सप्पा बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। आप नो डाउट उस तरीके से कर सकते हैं, लेकिन एक और तरीका सीखे रहिए ऑप्शन से कि आपको दिया है कि जो LCM और HCF का अनुपात है वो 3:1 होना चाहिए और आपसे पूछ भी रहा है कि LCM और HCF, तो हम ऑप्शन से बारी बारी चेक कर लेते हैं। तो अगर चौथे वाले ऑप्शन को चेक करें तो 24 3 कितना होता है, 72 होता है। तो ये वाला ऑप्शन हो सकता है। 8 से 3 करेंगे तो 24 हो जाएगा, तो 54 दिया तो ये नहीं होगा। 18 3 कितना होता है, 54 होता है, तो ये भी नहीं होगा। तो यानी कि पहला और चौथा दोनों इन ऑप्शन में से हो सकता है। आगे आपको क्वेश्चन में और हिंट दिया है कि इनका गुणनफल 432 के बराबर होना चाहिए। तो देखिए हमें पता है कि जो संख्याओं का गुणनफल होता है वो LCM और HCF के गुणनफल के बराबर होता है। तो हम गुणा कर लेते हैं। तो 6 में अगर 2 का गुणा करेंगे तो 12 आएगा, लास्ट में 2 आएगा। और यहाँ पे 2 में 4 का गुणा करेंगे तो 8 आएगा लास्ट में, लेकिन इसके लास्ट में 2 है। इसका मतलब पहला वाला ऑप्शन सही हो जाएगा और जो चौथा वाला ऑप्शन होगा ये गलत हो जाएगा। तो इस तरीके से आप आंसर को एलिमिनेट करके करेक्ट आंसर तक आसानी से पहुंच सकते हैं। बाकी आप बेसिक से करना चाहें तो आप उससे भी कर सकते हैं, पर ये आपको समय बचाएगा ये तरीका। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है एक्स अपनी आय का 16% यात्रा पर, 40% किराए के सामान पर और 14% परिवार के चिकित्सा व्यय पर हर महीने खर्च करता है। उसके पास 9,630 की राशि बचती है। तो पूछ रहा है कि उसकी वार्षिक आय कितनी होगी। बचाव मासिक रहा है और पूछ रहा है वार्षिक आय कितनी होगी। तो पहले हम वार्षिक इसकी आय निकाल लेते हैं, उसके बाद से महीने की आय निकालने के बाद से वार्षिक आय निकालने के लिए उसमें क्या करेंगे, 12 से गुणा कर देंगे। अगर उसकी आय 100% है तो देखिए 16% यहाँ खर्च कर दे रहा है, 40% यहाँ खर्च कर दे रहा है और 14% यहाँ खर्च कर दे रहा है। तो बचेगा क्या उसके पास, तो इन तीनों को जोड़ लेंगे। तो 14 में 16 अगर हम जोड़ेंगे तो कितना जगह 30, 30 में 40 जोड़ेंगे तो 70% खर्च कर दे रहा है। तो बचेगा क्या उसके पास, 30%। इसी 30% की वैल्यू आपको क्वेश्चन में दिया कितना है, तो 9,630 दिया है। यहाँ से 100% की वैल्यू निकाल देंगे। तो 100% की वैल्यू निकालने के लिए पहले 10% की वैल्यू निकाल देते हैं। तो 3 से भाग कर देंगे दोनों साइड। तो 3 3 3 दूना के 6, 1 10 हो जाएगा। 100% की वैल्यू आपसे पूछ रहा है तो 100% की वैल्यू क्या हो जाएगी,
तो 1 0 इधर बढ़ जाएगा, तो 3 0 1 0 0, ये क्या हो जाएगा 100% की वैल्यू निकल के आ जाएगी। ये हो गया उसकी मासिक आय। आपसे वार्षिक आय पूछ रहा है तो बस क्या करेंगे, इसमें 12 से गुणा कर देंगे, तो 3 2 1 0 इसमें 12 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 0 0, 12 कम में 12, 1 हो जाएगा कैरी, 12 दूना 24, 1 25, 2 कैरी हो जाएगा, 12 36 और 2 कितना हो जाएगा 38, यानी इतना क्या हो जाएगा उसकी वार्षिक आय हो जाएगी, जो कि ऑप्शन नंबर किसमें दिया है, ये दिया है 1 में। ये इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि त्रिभुज ABC और PQR में, मैं बना लेता हूँ चित्र दोनों, ये देखिए ABC हो गया और ये है PQR हो गया। तो AB जो है AC के बराबर है, यानी कि ये वाली साइड इस वाली साइड के बराबर है। आगे दिया कोण C जो है, ये वाला जो कोण है वो कोण P के बराबर है, इसके बराबर है। और कोण B जो है वो कोण Q के बराबर है, कोण B कोण Q के बराबर है। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है, क्वेश्चन में पूछ रहा है आपसे कि पहला ऑप्शन दिया है समद्विबाहु, पहले वाले को मैं बाद में चेक करता हूँ, पहले चौथे शुरू करता हूँ, समद्विबाहु तथा सर्वांग-सम। तो देखिए सर्वांग-सम की 4 शर्तें होती हैं, उनमें से एक शर्त होती है सर्वांग-सम की कि दो त्रिभुजों में एक त्रिभुज की एक भुजा और उसके दोनों सिरे पे बने कोण दूसरे त्रिभुज की संगत भुजा और उसके दोनों सिरे पे बने कोण अगर बराबर हों तब त्रिभुज सर्वांग-सम होगा। लेकिन इस कंडीशन में देखिए भुजा तो आपकी इधर है, कोण आपको इस साइड दिया है, अगर ये भुजा इसमें से इस वाली भुजा के बराबर दे दिया होता तब ये सर्वांग-सम होता। तो यानी कि सर्वांग-सम तो ये नहीं होगा, तो जिसमें जिसमें सर्वांग-सम नहीं है उसको क्या करेंगे, वो ऑप्शन हो सकता है। तो देखिए सर्वांग-सम है किंतु सर्वांग-सम है इसमें दिया है, तो ये वाला ऑप्शन तो बिल्कुल नहीं होगा। इसमें न तो सर्वांग-सम है न तो समद्विबाहु तथा सर्वांग-सम दोनों है, तो इसमें सर्वांग-सम दिया है तो ये भी नहीं होगा, यानी कि पहला और तीसरा ऑप्शन हो सकता है। आगे देखिए समद्विबाहु त्रिभुज की क्या खासियत होती है कि जिस त्रिभुज में दो भुजाएं अगर बराबर हों तो वो त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। सम मतलब होता है बराबर, द्वि मतलब होता है दो, बाहु मतलब होता है भुजा साइड जिसको बोला जाता है, कि यानी कि ऐसा त्रिभुज जिसमें दो भुजाएं क्या हो बराबर हो। तो देखिए इस तरीके से अगर हम चेक करें तो देखिए एक और प्रॉपर्टी होती है कि बराबर भुजाओं के सामने के कोण जो होते हैं वो बराबर होते हैं। तो अगर ये दोनों भुजाएं आपस में बराबर होती है तो इनके सामने के ये कोण इसके सामने का ये कोण बराबर होगा, जो कि इस वाले अगर दोनों त्रिभुजों को ध्यान से देखें तो इस वाली प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है, यानी कि त्रिभुज जो होगा वो समद्विबाहु तो होगा। तो समद्विबाहु है किंतु सर्वांग-सम नहीं है, पहले वाले ऑप्शन में फॉलो कर रहा है, तो ये इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तीसरे वाले में दिया है कि न ही समद्विबाहु है, तो समद्विबाहु तो है, तो ये क्या हो जाएगा, तीसरा वाला भी करेक्ट नहीं होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किसी दिए गए आंकड़ों के लिए माध्य और बहुलक के बीच का जो अंतर है वो 72 है। माध्यक माध्य बहुलक के बीच का आनुभविक संबंध का उपयोग करते हुए इसके माध्य और माध्यक के बीच का अंतर कितना होगा। तो मैं अभी थोड़ी देर पहले सूत्र लिखवाया था कि बहुलक बराबर होता है 3 गुणे माध्यिका माइनस 2 गुणे माध्य होता है। आपको क्वेश्चन में दिया कि माध्य और बहुलक के बीच का अंतर 72 है। तो देखिए इसको आप करने के तरीका ये हो सकता है कि आप x माने माध्य को, तो बहुलक क्या हो जाएगा 72 प्लस x हो जाएगा, और ऐसे करके आप सॉल्व करेंगे तो नो डाउट उससे भी आपका आंसर आ जाएगा। पर यहाँ पे एक बहुत अच्छा तरीका ये हो सकता है कि आप माध्य या बहुलक दोनों में से किसी को 0 मान लीजिए। तो चूंकि माध्य दोनों में दिया है तो मैं माध्य को 0 मान लेता हूँ। तो जैसे ही माध्य को 0 मान लूंगा तो जो बहुलक होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, तो 3 गुणे माध्यिका के बराबर हो जाएगा। और बहुलक का मान कितना हो जाएगा, तो जैसे ही माध्य को आपने 0 माना है तो इनका अंतर 72 है, तो बहुलक क्या हो जाएगा 72 हो जाएगा। तो 72 बराबर कितना हो जाएगा, 3 गुणे माध्यिका हो जाएगी। तो यहाँ से माध्यिका की वैल्यू कितनी निकल के आ जाएगी, तो 72/3 भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 दूना के 6, 1 12, 3 चौक 12, यानी 24 क्या निकल के आ जाएगा, इसकी माध्यिका निकल के आ जाएगी। आगे आपसे क्वेश्चन में पूछ रहा है कि इसके माध्य और माध्यिका के बीच का अंतर, तो माध्य को तो हमने 0 माना है, माध्यिका इसकी निकल के आगे 24, इनके बीच का अंतर कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर किसमें दिया हुआ है, 3 में दिया हुआ है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 5 सेंटीमीटर लंबाई, 10 सेंटीमीटर चौड़ाई और 15 सेंटीमीटर ऊंचाई वाला एक बॉक्स बनाने के लिए आवश्यक प्लास्टिक सीट का क्षेत्रफल कितना होगा। तो ये इनडायरेक्टली जो शेप होगा उसका घनाभ होगा, और घनाभ का ये पृष्ठीय क्षेत्रफल आपसे पूछ रहा है। तो हम पता है घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 ब्रैकेट में LB प्लस BH और प्लस क्या होता है LH होता है। 2 ब्रैकेट में LB करेंगे तो 10 × 5 = 50 हो जाएगा, फिर BH करेंगे तो 15 में 10 का गुणा करेंगे तो 150 हो जाएगा, प्लस LH करेंगे तो 15 × 5 कितना हो जाएगा 75। इन तीनों को जोड़ देंगे, उसमें 2 का गुणा कर देंगे, तो देखिए 150 और 50 200 हो जाएगा, 275 हो जाएगा, और 275 में 2 का गुणा करेंगे तो कितना आंसर हो जाएगा 550 हो जाएगा, क्योंकि 200 का 2 गुना 400, 75 गुना 150, तो 400 में 150 जोड़ेंगे तो 550 आंसर निकल के आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में दिया हुआ है।
बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित लाइन ग्राफ 2012 से 2017 तक भारत में गेहूं के उत्पादन टन में दर्शाता है। ग्राफ का अध्ययन कीजिए और पूछे गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। आपसे क्वेश्चन पूछ क्या रहा है कि वर्ष 2018 में यदि गेहूं का उत्पादन पिछले वर्ष की तुलना में 10% कम हो जाता है तो वर्ष 2018 और 2015 में गेहूं के उत्पादन में अंतर कितना होगा टन में, ये आपको बताना है। तो देखिए 2017 में उत्पादन ये रहा, तो लिख लेता हूँ मैं 948, इसके बाद 3 जीरो है। और 2018 में क्या हो रहा है, 10% की कमी हो रही है। तो 2018 में जो उत्पादन होगा वो कितना हो जाएगा, इसका 90%, 90% मतलब 9/10 हो जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 0 से 0 कट जाएगा, गुणा कर देंगे 9 का तो 0 0, 9 8 72, 7 हो जाएगा, 9 चौको 36, और 36 और 7 43 हो जाएगा 4, और 9 9 81 और 4 85 हो जाएगा। यानी कि ये 2018 में उत्पादन हुआ। और आपसे पूछ रहा है कि 2018 और 2015 का, तो 2015 आपका ये रहा चौथा, तो ये 1 2 3 4, चौथा ये रहा, यानी इनका अंतर हम निकाल देंगे। तो लिख लेते हैं 9 6 4 1 2 3 0, अंतर निकालेंगे तो ये 0 0, 10 में से 2 जाएगा 8 हो जाएगा, 3 में से 3 जाएगा 0 हो जाएगा। 0 800 किस में है, तो देखिए 0 800 यहाँ पे दिया हुआ है, तो ये करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है एक दुकानदार को अपने सामान का अंकित मूल्य लागत मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक रखना चाहिए ताकि अंकित मूल्य पर 8% की छूट के बाद भी उसे 15% का लाभ होता है। एकदम सेम ऐसा ही क्वेश्चन आ चुका है इस पेपर में। मैं बता चुका हूं कि एमपी और सीपी का जो रेशियो होता है वो किसके बराबर होता है, तो वो होता है जितने का आपका लाभ हुआ है। तो लाभ 15% का हुआ है तो 115 हो जाएगा, और डिस्काउंट कितने का दे रहा है 8% का, तो 100 में से 8% का डिस्काउंट देंगे तो 92 हो जाएगा। यानी ये एमपी और सीपी का रेशियो निकल के आ जाएगा। और आपसे क्वेश्चन में पूछ रहा है कि अंकित मूल्य कितने प्रतिशत अधिक रखना चाहिए। तो देखिए 52 से 115 होने में कितना अधिक होगा, तो 15 और 8 कितना हो जाएगा, 23 अधिक रखना पड़ेगा। कितने पे, तो 92 पे। प्रतिशत पूछ रहा है तो बस क्या करेंगे, 100 से गुणा कर देंगे। तो देखिए 23 चौक को 92 होता है, और 4 से जब 100 में भाग करेंगे तो कितनी बार जाएगा, 25 बार। यानी कि 25% अधिक अंकित करना पड़ेगा, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में दिया हुआ है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प उस निकटतम लगभग मान को दर्शाता है जो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा। तो देखिए यहाँ पे एक शब्द है लगभग में, तो हम सारी वैल्यू भी लगभग अपने कैलकुलेशन के हिसाब से लगभग में लेंगे। तो 530 किसके करीब है, 529 का रूट होता है 30, तो इसको हम 23 लिख देंगे। और प्लस ये 85 आपका 24 से विभाजित नहीं होता है, तो इस 85 को मैं क्या लिख देता हूँ कि मान लीजिए 85 अभी लिखता हूँ, जब देखेंगे विभाजित करेंगे तो सुविधा अनुसार जो भी आएगा वो वैल्यू हम रख देंगे। और इसमें भाग करना है किससे, 24 से, और इसमें गुणा करना है 4 से, माइनस ये 256 के करीब है, तो इसको जो 256 किसका रूट होता है, तो 16 का, तो 16 रख देंगे। और इनको सॉल्व करने के बाद से इसमें भाग देना है किससे, 3 से, उसके बाद से आपको आंसर बताना है। तो सॉल्व कर लेते हैं। तो 4 से कट करेंगे तो 4 6 24, 6 बच जाएगा। इसमें 6 से भाग करेंगे तो 6 का में 6 2 24, यानी कि अगर इस 5 की जगह 4 रहता तो 4 बार चला जाता, तो इसको 85 को 84 रख देंगे। देखिए ये आपका निकल के आ जाएगा 23 + 14 और -16 हो जाएगा। 16 में से 14 अगर हम घटा देंगे तो ये हो जाएगा -2 हो जाएगा, और -2 को 23 में जोड़ेंगे तो 21 हो जाएगा, और 21 में भाग देना किससे, 3 से, तो भाग देंगे तो आंसर क्या निकल के आ जाएगा, 7 निकल के आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में दिया हुआ है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक समांतर चतुर्भुज ABCD में AD और AC के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा की लंबाई 2 इकाई है। यदि समांतर चतुर्भुज का परिमाप आपको 20 इकाई है तो AD की लंबाई कितनी होगी, ये आपसे पूछ रहा है। तो मैं चित्र बना के समझा देता हूँ। तो जैसे मान लीजिए ये समांतर चतुर्भुज है, तो इसका नामकरण कर देता हूँ। तो ये हो गया ABC और ये D हो गया है। क्वेश्चन में कह रहा है कि AC और AD का मध्य बिंदु, तो इसको मैं मिला लेता हूँ। तो ये अगर मान लीजिए इसका मध्य बिंदु ये है, इस AD का मध्य बिंदु ये है, तो इन दोनों को अगर हम मिलाएंगे तो देखिए ये क्या होगा, इस जो समांतर भुजा आएगी उसके समांतर ही आएगा जब इन दोनों मध्य बिंदुओं को मिलाएंगे। तो यहाँ से क्या बनेंगे, समरूप त्रिभुज बनेंगे। ये ऊपर वाला समरूप त्रिभुज बनेगा और ये बड़ा वाला समरूप त्रिभुज बनेगा। अब जैसे ही दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएंगे तो उनकी भुजाओं में भी जो अनुपात होगा वो समान अनुपात होगा। तो इसकी लंबाई आपको 2 दिया है, तो अगर मैं इस पूरे की लंबाई को अगर 2 मानता हूँ तो ये लंबाई कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। इस 1 की वैल्यू आपको 2 दिया है, तो इस 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। तो यानी इसका मान 4 निकल के आ जाएगा।
तो जैसे इसका मान 4 निकल के आ गया, इसके सामने वाली भुजा का मान भी कितना हो जाएगा, 4 निकल के आ जाए, क्योंकि समांतर चतुर्भुज में आमने सामने वाली भुजाएं बराबर समानांतर होती हैं। ये वाली भुजा इस वाली भुजा के बराबर हो जाएगी। और परिमाप आपको दिया है 20, तो देखिए इन दोनों भुजाओं को अगर हम मिला देंगे तो 4 4 8 निकल के आ जाएगा। और परिमाप टोटल 20 दिया है, तो 20 में से 8 घटाएंगे तो इन दोनों का योग किसके बराबर होना चाहिए, 12 के। तो क्या होगा, बराबर बराबर बांट देंगे तो ये 6 हो जाएगा, और ये भी कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। और आपसे एडी की माप पूछ रहा है, तो एडी की माप कितना निकल के आ जाएगा, 6 इकाई निकल के आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में दिया हुआ है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि देवेंद्र एक काम को 20 दिनों में पूरा कर सकता है, जबकि ईश्वर उसी काम को 25 दिनों में पूरा कर सकता है। तो मैं लिख लेता हूँ, देवेंद्र कितने दिनों में, तो 20 दिनों में, और ईश्वर आई जो है वो कितने दिनों में, 25 है। इन दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, तो 100 हो जाएगा। तो 20 से भाग करेंगे तो 20 पचे 100, 25 चौको 100। आगे क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि वे देवेंद्र से आरंभ करते हुए एकांतर दिनों में काम करते हैं, तो देवेंद्र आरंभ करता है, एकांतर दिनों का मतलब होता है पहले दिन देवेंद्र किया तो दूसरे दिन ईश्वर किया, ऐसे कर रहे हैं। तो कह रहा है कि काम पूरा होने में कितने दिन लगेंगे। तो देखिए अगर इन दोनों को जोड़ दूं तो 5 और 4 कितना हो जाएगा, 9 यूनिट हो जाएगा। और ये 9 यूनिट का काम कितने दिनों में होगा, तो 2 दिनों में होगा। अब ये 9 यूनिट का काम 2 दिनों में समाप्त हो गया है, टोटल काम है 100, तो इसको 9 को 100 के करीब पूर्णांक मिल के जाएंगे। तो 100 के करीब करने के लिए 11 से गुणा करना पड़ेगा, तो 11 9 99 हो जाएगा। तो इधर भी 11 से गुणा करना पड़ेगा, तो 11 दुना कितना हो जाएगा, 22। यानी 22 दिनों में 99 काम पूरा हो गया। तो चूंकि समाप्त इवन नंबर पे हो रहा है, इसका मतलब उसके बाद जो शुरुआत करेगा वो देवेंद्र शुरुआत करेगा। तो देखिए देवेंद्र शुरुआत करने के लिए सिर्फ 1 यूनिट का काम बचा हुआ है, और उसकी इफिशियंसी है 5। तो समय कितना लगेगा, तो 1/5 लगेगा। तो टोटल जो दिन लगेगा वो लगेगा 22 से 1/5 दिन लगेगा, जो कि ऑप्शन नंबर किस में दिया हुआ है, 2 में दिया हुआ है। ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, और ये इस पेपर का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित वृत्त आलेख भारत में 5 राज्यों ए से ई में चावल के उत्पादन को प्रतिशत से संबंधित जानकारी प्रदान करता है। आरेख का अध्ययन कीजिए और पूछे गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है कि राज्य सी में चावल का उत्पादन जो है राज्य बी में चावल के उत्पादन से कितने प्रतिशत कम है। तो देखिए सी में कितना उत्पादन है, तो सी में उत्पादन है 18, और बी में कितना उत्पादन है, तो बी में है 25। तो कितना कम है इससे, तो 25 में से 18 हम माइनस कर देंगे, तो 18 माइनस करेंगे तो 5 और 2 7 कम है। कितने पे 7 कम है, तो देखिए बी में चावल के उत्पादन से पूछ रहा है, तो बी में कितना है, 25 से आपको दिखाना है। प्रतिशत में पूछ रहा है, प्रतिशत कमी, तो 100 से क्या करेंगे, हम गुणा कर देंगे। तो देखिए 25 चौको 100 हो जाएगा, और 7 में 4 का गुणा करेंगे तो कितना आंसर निकल के आ जाएगा, 28%, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में दिया हुआ है। तो इस तरीके से 26 अगस्त 2022 को जो आरआरसी ग्रुप डी का पेपर हुआ था सेकेंड शिफ्ट में, उसमें क्वांट के जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे वो सारे क्वेश्चन हमने एक एक करके डिस्कस कर लिए, और जहाँ पे भी एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत थी वहाँ पे मैंने अच्छे से एक्सप्लेन भी किया है। उसके पीछे का जो भी कॉन्सेप्ट था उसको सिखाने का प्रयास किया है। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। इस वीडियो से आपने कुछ ना कुछ ज़रूर सीखा होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक ज़रूर करें, नहीं अच्छी लगी हो तो आप डिसलाइक कर सकते हैं। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। अगर इस चैनल पे आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मन करे तो आप अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगले पेपर में अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद और बाय।